अच्छा सर, बात हो रही थी कंसेंट की और आखिरी पॉइंट पे हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसमें ये है कि इंसैनिटी, एक बंदा फातरुल अकल है, बकाए में होशो हवास ही नहीं है, कॉम्पस मेंटस ही नहीं है, तो वो कैसे अपना कंसेंट दे सकता है? तो ये तीन सिनेरियोज हैं, इंसैनिटी, इमेच्योरिटी और इंटॉक्सिकेशन के, जिसमें कंसेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। अदर देन दैट एक ऐसा केस है, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, एक सॉडमी का केस है। आप उसको तमाम चीजें, एक है ब्लैंकेट कंसेंट, ब्लैंकेट कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है कानून में कि जी मैं हर किस्म के मुआयने के लिए, हर किस्म के इलाज के लिए, हर किस्म की बेहोशी में अपना इलाज या मुआयना करवाने के लिए तैयार हूं। ये ब्लैंकेट कंसेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। फिर दूसरा आ जाता है कि जी इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट ये कहता है कि जी अगर एक पेशेंट वॉक इन कर रहा है मेरे इमरजेंसी रूम में या मेरे क्लिनिक में या मेरे हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, इट इज एन इम्प्लाइड कंसेंट, इट इज अंडरस्टूड कि वो यहाँ आया है तो इलाज के लिए ही आया है। ठीक है, इलाज की हद तक ये इम्प्लाइड कंसेंट चल सकता है, लेकिन मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्प्लाइड कंसेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो जो लीगल हैसियत है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि मेरे पास एक मरीज आया है, मैंने उसको पहले अपना तारुफ कराया है कि मैं कौन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिको लीगल डॉक्टर हूं, मैंने उसका मेडिको लीगल मुआयना करना है, मैंने उसका इलाज नहीं करना है, मैंने सिर्फ जरबात को नोट करना है और उसका जितनी भी कानूनी चाराजोई के लिए उसने पैरवी करनी है उसके लिए मैं उसकी ये तमाम रिपोर्ट तैयार करूंगा। फिर मैंने उसके तमाम जख्मों का बताना है कि मैंने उसका सर से लेके पांव तक मुआयना करना है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट पार्ट्स, जहां जहां पे भी चोट लगी है या सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तो उसको बताना है कि उसका मुआयना किया जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ये वाली इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की जाएंगी, और उन इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये है कि ये वाले सैंपल्स भी लिए जाएंगे। इस तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद मुआयने के दौरान कहीं पे भी मरीज ये कह देता है, फॉर एग्जाम्पल तमाम आपने हिस्ट्री ले ली, उसने हिस्ट्री दे दी कि उसके साथ इस तरह वो आया, शहर से बाहर से आया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो दरबार पे आया है सलाम करने, दरबार पे आया है, वहां पे किसी होटल पे बैठ के उसने चाय पी है, चाय में कोई इंटॉक्सिकेंट था, कोई बेंजोडाइजेपीन्स थी, कोई ऐसी चीज थी कि जिसे पीते ही वो सो गया है। सोने के बाद ही वोकअप और उसके बाद उसे पता चला कि वो एक कमरे में है और उसके साथ जो है ना सॉडमी का एक्ट हो गया हुआ है। वो इलाके थाने में जाता है, वो उसको लेके आते हैं, डॉकेट बनता है, सब कुछ हो जाता है, आपके पास आता है, आप एज अ डॉक्टर उसको मुआयना करते हैं, तमाम चीजें हैं, और उसको नोट करने के बाद जब उसे कहा जाता है कि आप उसके सैंपल लेने हैं तो वो अनड्रेस करे तो वो वहां पे रिफ्यूज कर देता है, वो अनड्रेस नहीं होता। अब वहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वहां पे ये थोड़ा ही नहीं है कि आपने पुलिस वाले को कहना है फड़ एनु यदि पैट ला दे मैं सैंपल लाने ने नहीं। दैट इज गोइंग टू बी अ मेडिको लीगल रेप, दैट इज गोइंग टू बी अ मेडिको लीगल असॉल्ट। वो कंसेंट देगा तो आपने उसके सैंपल लेने हैं, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है। इसीलिए कंसेंट के साथ एक दूसरा लफ्ज यूज होता है, असेंट। Assent is the agreement of the victim for every step of examination, and where the patient refuses, the examination is stopped there and that. कहीं पे भी फर्दर पेशेंट के असेंट और कंसेंट के बगैर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कंसेंट की ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आपने उसका डिमीनर वगैरह देख लिया, अपीयरेंस देख ली, कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ओरिएंटेशन वेल ओरिएंटेड है, डिसओरिएंटेड है, गेट है, नॉर्मल है, स्टैगरिंग है। अब स्टैगरिंग गेट जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल के केस में ही हो, कि सिर्फ शराब के केस में ही वो डगमगाते हुए कदमों से चलेगा। उसकी शुगर भी लो हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, उसको कोई ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कह सकते हैं, कोई हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये स्टैगरिंग गेट को सिर्फ शराब के साथ मंसूब करके उसको ये कहना कि जी पुलिस भी अगर पकड़ के लाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब इसका मुआयना करें, इसने शराब पी हुई है,
ठीक है, हो सकता है उस बेचारे की शुगर ही इतनी लो हो कि अगर आप उसको वेल इन टाइम उसको प्रॉपर ड्रेपर इंजेक्शन ना लगवाएं तो उसकी डेथ हो सकती है। फिर बंदे का बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है, शाय है, फ्राइटन है, स्पेशली इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या इन केस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। खवातीन आती हैं सिर्फ इलाज मुआवजे के लिए और वो इतनी डरी सहमी भी होती हैं कि वो ये बताना तक नहीं पसंद करती हैं कि उनके शौहर ने उन्हें मारा है। मदरसों से बच्चे आते हैं, हड्डी टूटी हुई होती है, कान का पर्दा फटा हुआ होता है, इसके बावजूद बच्चे ये नहीं बता रहे होते कि कारी साहब ने मारा है। वो कहते हैं आपस में लड़ पड़े हैं बच्चे और इस तरह मारा है। तो ये सारी चीजें नोट करने वाली होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना होता है। बंदे की कोहेरेंस कैसी है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सारा आपने डिमीनर में नोट करना होता है। बायोडेटा में सारी चीजें नोट करनी जरूरी है। अब यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, एड्रेस, आईडी मार्क, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द CNIC नंबर। इसकी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई एक नाम का बंदा, उसकी नाम और वल्दियत भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, कोई मसलन आप कहें जी फॉर एग्जांपल फैसल आरिफ सन ऑफ मोहम्मद आरिफ, तो इस तरह कई फैसल आरिफ हो सकते हैं इन पंजाब, इन लाहौर, और वो सन ऑफ मोहम्मद आरिफ भी होंगे। यू कांट से ये कोई स्पेसिफिक वो तो नहीं है, डीएनए प्रिंट तो नहीं है कि ये फैसल आरिफ ये है तो इसका ये इसका डीएनए प्रिंट हो गया है। तो इसलिए एज भी सेम हो सकता है 20 साल का फैसल आरिफ सन ऑफ मोहम्मद आरिफ कहीं पे भी पाया जाता हो। और फिर अगर एड्रेस है, यहाँ पे हमारे एड्रेस कौन इतनी डिटेल में लिखता है कि जी स्ट्रीट नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, और ये जो है ना कॉलोनी ये है। बस लिखते हैं कि जी कहाँ से आया मिलत पार्क, कहाँ से आया जी अरबंसपुरे, कहाँ से आया जी शदरे से आया है। तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एड्रेस। फिर दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी यहाँ पे तिल है और यहाँ पे तिल है, ऐसे तिल तो किसी के भी हो सकते हैं, ये भी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं हो गई। CNIC नंबर उस बंदे का मखसूस शनाख्ती अलामत है। आपने अगर CNIC नहीं लिखा है तो बड़ा ही आसान सा फ्रॉड करने का तरीका ये है कि थाने वाले अपने बीट के मुताबिक केस करते हैं। उन्होंने अपनी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक केस करना है। एक ऐसा ही केस था जिसकी मैं एग्जांपल देता हूं। गाजियाबाद थाने का केस। गाजियाबाद थाने वाले आए, इनिशियल मेडिको लीगल मुआयना करवाया और वो उसकी रिपोर्ट भी ले गए। दौराने तफ्तीश उन्हें ये पता चला कि जी ये जहां पे गिरा था उसके वहां पे गिरने के उन्होंने फीता लेके नापा, तो जिस जगह पे वो गिरा था, जिस जियोग्राफिकल बाउंड्री पे वो गिरा था, वहां पे उन्होंने नापा तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो इतने सेंटीमीटर दूसरे थाने की हद में ज्यादा आ रहा है। तो वो हरबंसपुरे थाने को उन्होंने केस दे दिया। हरबंसपुरे थाने वाले आए, आके उन्होंने कहा जी हमें इसकी जो सेकंड कार्बन कॉपी इशू कर दी जाए। वो जो पहली कार्बन कॉपी इशू की गई है गाजियाबाद थाने वालों को, वो कह रहे हैं कि जी उनसे गुम गई है। खैर उनसे कोर्ट ऑर्डर मंगवा के उन्हें वो दूसरी जो है कार्बन कॉपी इशू की गई और उस कोर्ट ऑर्डर में ये वजाहत से लिखा गया कि दौरान तफ्तीश ये पता चला है कि ये हरबंसपुरे थाने की जुरिस्डिक्शन में केस फॉल करता है और गाजियाबाद थाने वाले अपने हदूद का केस ना होने की वजह से उन्होंने वो कार्बन कॉपी जाया कर दी है। इसके तकरीबन 10 दिन के बाद एक सब इंस्पेक्टर की कॉल आती है गाजियाबाद थाने से और वो ये कहता है कि जी ये आपने इसका एड्रेस गलत लिखा हुआ है। उसको ये कहा जाता है कि आप मेडिको लीगल ऑफिस में आके बात करो कि कौन से एड्रेस की बात कर रहे हो और क्या सीन है। उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर नहीं आता मेडिको लीगल क्लिनिक में। उसके भी 2 दिन के बाद एक और शख्स ढूंढता ढांढता उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जिसने वो केस इशू किया था और वो ये बताता है कि जी ये केस आपने इशू किया था और उसी नाम का, उसी बल्दियत का बंदा गाजियाबाद थाने के इलाके में भी रहता है। एड्रेस जो लिखा गया था वो ऑब्वियसली डिफरेंट था उस बंदे से जो दूसरी जगह पे रह रहा था, इसलिए एड्रेस चेंज करने की ये शर्त रखी गई थी। लेकिन चूंकि उस पे CNIC नंबर मेंशन किया गया हुआ था इसलिए वो उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए CNIC नंबर की इस हद तक सिग्निफिकेंस है, जहां पे ये मेंशन नहीं है वहां पे आप जोर दें कि CNIC लिखा जाए।
इवन जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है उसमें सीएनएसी नहीं लिखा जाता, वहां पे अव्वल तो विंडो ही आगे नहीं जाती अगर आप सीएनएसी ना लिखो। लेकिन उसका एक अजीब सा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप 0 0 0 0 0 0 लिखो सारे, तो वो जीरो सारे डिजिट में डाल दो तो वो विंडो आगे चली जाती है। लेकिन सीएनएसी इतना ही जरूरी है, और लोग झूठ बोलते हैं हमारे पास सीएनएसी नहीं है। आप आज बोलो ना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम में तुम्हारा 25,000 रुपया निकला है, सातवीं तय जमीन की ना वहां से भी सीएनएसी निकल आएगा। आप आज बोलो कि जी वोट देने का 5,000 रुपया तुम्हें मिलना है, तो सीएनएसी निकल आएगा। इसलिए सीएनएसी सबके पास होता है, लोग देना पसंद नहीं करते। एक से ज्यादा जगह पे उन्होंने एमएलसी करवाए होते हैं, एक से ज्यादा टाइम पे एमएलसी करवाए होते हैं। ऐसे भी केसेस हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रात के 9 बजे एक एमएलसी हुआ है, उसमें उसको पता लग गया है कि ये नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो सुबह वो जाके नाक की हड्डी तोड़वा लाया है, और दोबारा नए डॉक्टर की ड्यूटी में खिदमत काउंटर पे पुलिस वाले भी नए हैं, वहां से नया जो है ना वो डॉक्यूमेंट बनवा के तो नए एमएलसी का इजरा करवा लेता है। फंसा कहाँ पे है कि एफआईआर में जो वाकया दर्ज है, वो एफआईआर में वही रात बजे वाला 9 बजे वाला वकूआ लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे वाला वकूआ लिखा ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री, यार हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां पे क्या लिखा जाता है? हिस्ट्री ऑफ फाइट, या सिर्फ फाइट। कोई नहीं बताता कि कितने लोग थे। अच्छा, फिर लोगों ने ना, चूंकि नई नई ताजी ताजी लड़ाई हुई होती है, तो सबसे ज्यादा ये होता है 25 लोग थे जी। वो समझते हैं कि वो थाने आए हुए हैं, कि थाने में एफआईआर में जितने लोगों का नाम लिखवाया जाएगा उतनी उनकी एफआईआर जो है ना वो जोरावर होगी। जी 50 लोग थे। यार 50 लोग अगर मिल के मारे तो बंदा तो स्टैम्पीड से ही मर जाए, बंदा तो ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया से ही मर जाए। बंदे के तो इतने शायद बॉम्ब ब्लास्ट से चीथड़े ना हो कि अगर 50 लोग इंडिविजुअली उसको मार रहे हो तो उसकी हड्डी बोटी एक हो जाए। ठीक है, अब 50 लोग थे। हिस्ट्री में आपने स्पेसिफिकली ये पूछना है कि 50 में से तुम्हें कितने लोगों ने मारा, और तुम्हें जिसने मारा उसके हाथ में क्या क्या वेपन था। फिर ये भी होता है कि जय वकुआ पे फायर आर्म होता है, वेपन होता है, हवाई फायरिंग भी होती है, लेकिन इंजरी जो होती है वो पिस्टल के बट एंड से होती है। किसी ने सर पे बट एंड मारा है, किसी ने राइफल का बट मारा है, यहाँ पे मारा है हंसली की हड्डी पे, क्लेविकल टूट गई है। किसी ने सर पे मारा है पिस्टल का बट, उसकी सर वो फ्रैक्चर हो गया है या लेसरेटेड वुंड हो गई है। तो ये जरूरी होता है कि कितने लोग थे, तुम्हें कितने लोगों ने मारा, हाथ में वेपन क्या था, कितने डिस्टेंस से मारा, खास तौर पे फायर आर्म के लिए, और किस डायरेक्शन से मारा। फायर आर्म में आप किसी मैनिक्विन को तो मार नहीं रहे होते, एक स्टैचू को तो मार नहीं रहे हैं कि उसको सीधा खड़ा करके आपने मारा है, या छुरियां मार रहे हैं तो आप उसे कहते हैं पहले अपने कपड़ों की क्रीज ठीक कर लो तो फिर छुरी मारूं, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऐसा ही बने, इधर उधर ना हो जाए। स्कफल में तो कपड़े ऊपर भी चढ़ जाते हैं, बनैन ऊपर नीचे हो जाती है, शर्ट ऊपर नीचे हो जाती है, तो कट लगेगा तो मल्टीपल जगह पे भी लग सकता है कमीज के। फायर आर्म है, अगेन ऐसे एक्सपोज पार्ट्स हैं, टी शर्ट पहनी हुई है बाजू पे लग गया है, कपड़ों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं हिस्ट्री में पूछनी, ताकि ये पता लग सके कि पैटर्न ऑफ इंजरी, डायमेंशन ऑफ इंजरी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंजरी को रिलेट कर भी रही है वेपन ऑफ इन्फेक्शन के साथ या नहीं कर रही है। फिर रीजन फॉर डिले, लेट क्यों आए हो। सुलह करने के चक्करों में बैठे रहते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, मतलूबा पैसे नहीं मिल रहे होते, या अगली पार्टी मुकर जाती है कि जी हम तुम्हारा इलाज मुआवजा करा देंगे, खर्चा सुन के वो भाग जाते हैं। तो ये जितना भी डिले का रीजन है, आप अपने मेडिको लीगल में डॉक्यूमेंट करें। और जहां पे डिले ज्यादा हो रहा है, लाइक एक दिन से 24 घंटे का डिले है या मोर देन दैट डिले है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर पे वो वजाहत के साथ स्टेटमेंट लिखवा के लेके आए। विक्टिम ये लिखवा के लेके आए कि वो 24 घंटे से बाद मुआयने के लिए क्यों आ रहा है। कल को वो कह देते हैं जी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था, हम तो गए थे जी, 14 अगस्त थी जी, 12 रबीउल अव्वल थी जी, ईद का दिन था जी, वो 9वीं 10वीं मुहर्रम थी, हम तो गए थे, डॉक्टर नहीं था। वो जी रेगुलर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था, एडॉक डॉक्टर ड्यूटी पे था, फलाना था, ये था। ये सारी चीजें तो रोस्टर से पता लग जाती हैं कि कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे था, उसकी हाजिरी लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी।
वहां से फिर मरीज की अपनी मेलाफाइड इंटेंशन जो है ना वो सामने आ जाती है। तो हिस्ट्री में ये वजाहत भी जरूरी है। नेक्स्ट क्लोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कपड़ों पे टीयर्स हैं, कट्स हैं या होल्स हैं, तो वो बाय एंड लार्ज तो कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। लेकिन जस्ट इन केस कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि बंदा अपनी बिल्कुल ही क्रीजें ठीक करके कहता है ले हुण इत्थे छुरी मार। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये जरूर अजीब सी कहानी बन जाती है कि छुरी पेट में लगी हुई है और कट शलवार पे लगा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्लोथ्स ब्लड स्टेन्ड है, ब्लड सोक्ड है, जिस भी हालत में है, दे शुड बी साइंड, सील्ड एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस। साथ लाए हुए कपड़े एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं वो कपड़े कब के हों, किस वकूए के हों, खास तौर पे सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस में। इसकी मैं एक एग्जांपल हमेशा देता होता हूं कि मोनिका लेविंस्की ने अपना वो स्कर्ट सालों संभाल के रखा है कि जिसपे सेमिनल स्टेन था बिल क्लिंटन का, और वो उसने सालों संभाल के रखा है, और जब उस पे उन्होंने पर्चा किया है तब वो एविडेंस के तौर पे स्कर्ट सामने आया। कई ऐसी पीएफएसए की रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि जिसमें स्वैब्स नेगेटिव होते हैं। स्वैब में अब आप ये देखें कि किसी मरीज के अंदर से स्वैब लिया जा रहा है, तो अगर उस विक्टिम का वो जो है, अगर उस असेलेंट का डीएनए नहीं मिल रहा, कम से कम उस विक्टिम का अपना डीएनए तो मिलना चाहिए ना। आप उसको पूरा स्वैब कर रहे हैं, उसमें जो आपके पास डीएनए आ रहा है विक्टिम का तो होना चाहिए उसमें। स्वैब्स टोटली नेगेटिव होते हैं, ना विक्टिम का डीएनए है ना असेलेंट का डीएनए है, लेकिन कपड़ों पे डीएनए मिल रहा होता है। अब ये कौन सा ऐसा सीन है कि कपड़ों पे डीएनए मिल रहा है? इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कब के कहीं के कपड़े, कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो, कंसेंशुअल रिलेशनशिप के दौरान कोई ऐसा सीन हुआ हो और वो कपड़े संभाल के रख लिए गए हों। तो इसलिए शॉपर में लाए हुए कपड़े जो है ना वो हमेशा डाउटफुल होते हैं। दैट इज द रीजन कि इस वक्त एंटी रेप एक्ट भी ये कह रहा है कि आप पेशेंट को इमीडिएटली एग्जामिन कर लो। इमीडिएटली बकुए के साथ ही कोई आएगा ना तो ना उसको कपड़े बदलने का टाइम मिलेगा, ना कपड़े बदलने की कोई तोको होगी। उस सिनेरियो में आप उसके घर से स्पेयर कपड़े मंगवाएं। अगर उसका घर नजदीक नहीं है, उसके स्पेयर कपड़े नहीं आ सकते, तो आप उसे हॉस्पिटल गाउन मुहैया करें और उसके वो वाले कपड़े रिमूव करके प्रॉपर तरीके से, जिस तरह पीएफएसए की गाइडलाइंस हैं कि हर तय के दरमियान जो है ना ब्राउन पेपर या बटर पेपर आएगा ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए। इस तरह आपने फिर सील साइन करके केस प्रॉपर्टी के तौर पे पुलिस को हैंड ओवर करने हैं। वाइटल साइंस में आपने उसका टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फिर आंखें, प्यूपल्स, उसके प्यूपल्स रिएक्ट करते हैं लाइट को कि नहीं करते। अगर पिन पॉइंट है तो पॉइजनिंग हो सकती है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकती है, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, ओपिएट पॉइजनिंग हो सकती है। ये सारी चीजें जरूरी हैं। इंजरीज जो हमने यूजुअली देखनी है, लेसरेटेड वुंड, इंसाइज्ड वुंड, ब्रूजेस, एब्रेजन, स्वेलिंग, जॉइंट डिसलोकेशन, बर्न्स आइदर इलेक्ट्रिकल, एसिड और अल्कली और ड्राई फ्लेम्स, ब्लास्ट इंजरीज एंड इंटॉक्सिकेशन केसेस। सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल, गैस्ट्रिक लिवाज, यूरिन सैंपल, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड गन शॉट रेजिड्यू। गन शॉट रेजिड्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं, डॉक्टर हजरात जो हैं, वो कपड़ों को भेजते ही नहीं है फॉर गन शॉट रेजिड्यू डिटेक्शन। अब एक केस है, अमूमन आपके पास केस आएगा और वो ये केस क्लेम किया जा रहा होगा कि वो खुदकुशी है, ठीक है, बंदे के हाथ में गन है, या हिस्ट्री ये कह रही है कि जी इसने खुद को गोली मार ली है, खुद को छुरी मार ली है, अपना गला खुद काट लिया है, ठीक है, इस तरह की तमाम हिस्ट्री है। अब गन शॉट रेजिड्यू जो है, एक केस है फॉर एग्जांपल, एक डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी के हाथ में पिस्टल भी है और जो राइट हैंडेड बंदा है उसके राइट टेम्पल पे गोली का निशान भी है, मजल इम्प्रिंट भी है और एंट्री एग्जिट है, सब कुछ है। अब ये डिसाइड करना है कि ये खुदकुशी है या होमिसाइड है। इसका एक सिंपल सा तरीका है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस बंदे ने या तो खुद गोली रख के मारी है या किसी और ने उसको गोली रख के मारी है, और किसी और ने उसको गोली मारने के बाद उसके हाथ में पिस्टल दे के उसके हाथ को ऐसे प्रेस कर दिया है, और जिस्म का अकड़ाव डेवलप होने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं और अपर बॉडी सबसे पहले अकड़ाव में आती है, ठीक है। तो उसमें अगर आप हाथ में ग्रिप कर दोगे उसके पिस्टल, तो वो अकड़ाव की वजह से उसके हाथ में पिस्टल रह जाएगा।
अब यहां पे ये डिसाइड करना है कि ये सुइसाइडल था या होमिसाइडल था। आप जिस बंदे ने खुद से फायर किया होगा उसके हाथ के तमाम इर्द गिर्द चारों तरफ हर तरफ गन शॉट रेजिड्यू होगा। और अगर तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी वाले खुद आते हैं, उनके पास चारकोल स्टब्स होते हैं, जिस तरह गाड़ी का सिगरेट लाइटर होता है इस तरह के चारकोल स्टब्स होते हैं, वो मैग्नेटिक होते हैं और वो गन शॉट रेजिड्यू को पिक कर लेते हैं। अगर उस बंदे के अपने हाथ पे गन शॉट रेजिड्यू मिल रहा है फिर वो सुइसाइडल है। और अगर उसको मार के उसके हाथ में ग्रिप कर दिया गया पिस्टल, उसके हाथ पे कहीं गन शॉट रेजिड्यू नहीं आएगा, तो वो ऑब्वियसली होमिसाइडल इन नेचर होगा। गैस्ट्रिक लिवाज, मैदे को कब वॉश करना है कब वॉश नहीं करना, अनकॉन्शियस का आपने गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना। गंदम गोली का आपने गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना। तेजाब पिए हुए का गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना। पेट्रोलियम मिट्टी का तेल पिए हुए का आपने गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना। नेक्स्ट आ गया, आपने रेफर करना है केस को, ये चेन ऑफ कस्टडी, जिस तरह हम मेडिको लीगल तमाम सिनेरियो में तमाम सैंपल्स इन्वेस्टिगेशंस को एक चेन ऑफ कस्टडी के तहत मेंटेन करना है, इसी तरह सर्जरी के नोट्स, मेडिसिन के नोट्स, गायनी वालों के नोट्स, खासतौर पे सेक्सुअल असॉल्ट में, फ्रैक्चर के केसेस में ऑर्थोपेडिक के नोट्स, कान का पर्दा फटने में डेफनेस की सूरत में ईएनटी वालों के नोट्स, आंख जाया होने की सूरत में आई वालों के नोट्स, स्किन वालों के नोट्स, यूरोलॉजी के नोट्स, बर्न यूनिट्स के नोट, ये सब जरूरी हैं चेन मेंटेन करने के लिए। ये किसी का माइक ओपन हो गया है, प्लीज ये आप म्यूट कर लें खुद से, मुझे दोबारा से जाके करना पड़ा तो ये सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक्सरे पे आपने ये जेन में रखना है कि एक्सरे डिजिटल हो, और दूसरा ये है कि सीटी स्कैन जो है ना वो लाजमी, खास तौर पे फायर आर्म से जाके म्यूट करना पड़ेगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? एक मिनट रुको, जो है मैं पहले करता। रेडियोलॉजी के लिए आपने रेफर किया है तो उसमें आपने सीटी स्कैन लाजमी करवाना है। सीटी स्कैन आपको उसकी गहराई बताएगा, सीटी स्कैन आपको मेटेलिक डस्ट बताएगा, सीटी स्कैन आपको ट्रैक के बारे में बताएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट सा फैला हुआ है कि एमआरआई जो है वो शायद जख्म की गहराई बता देता है उसके स्कार फॉर्मेशन के बाद या उसके हील होने के बाद। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं बताता। नीचे हड्डी है, हवा है, एमआरआई नहीं बता सकता। एमआरआई सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू के लिए है। नेक्स्ट, लेट्स गो ऑन। ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि आपने पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना है, जेंडर बेस्ड सेल को इन्फॉर्म करना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इन्फॉर्म करना है, और फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस। आपको कहीं से ये इन्फॉर्म हो जाता है कि इसको एड्स है, इसको ऐसी कोई डिजीज है कि जो कम्युनिटी में फैल सकती है और ये पेशेंट जीरो है, तो आपने उसको इन्फॉर्म करना है टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। चेन ऑफ कस्टडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चेन ऑफ कस्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कई दफा ऐसे होता है कि लॉयर हजरात आ जाते हैं कोर्ट ऑर्डर के साथ कि इसका मुआयना किया जाए, खास तौर पे सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस में। अब वो आ गए, कोर्ट ऑर्डर, हमने कंप्लेंट्स देनी है, लॉयर हमारे ब्रदर एंड कोलीग्स हैं, सब कुछ ठीक है, उनकी ऑनर रिस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये आ जाती है कि जो सैंपल लेने हैं वो मैं उस लॉयर हजरत को नहीं दे सकता, और ना ही पीएफएसए ने लॉयर साहब के हाथों से वो वसूल करने हैं और उनको रिसीविंग देनी है। तो सैंपलों की वसूली के लिए पुलिस का होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा लॉयर है, विक्टिम के पास एक बहुत अच्छा लॉयर है, बड़ा इफेक्टिव लॉयर है जिसने इमीडिएटली कोर्ट ऑर्डर भी ले लिया है, तो उस लॉयर से ये रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस वालों को भी लेके आए, और फीमेल सब इंस्पेक्टर या लेडी कांस्टेबल जो कि उसकी जगह पे नॉमिनेट हुई हो वो आए, और वो आके सैंपल ले, और वही सैंपल आगे जो है रीजनल पुलिस ऑफिसर ने पीएफएसए में जमा करवाने हैं।
तो इसलिए ये चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी जरूरी है। नेक्स्ट क्या हुआ कि रिसीव डेड, हाँ ये बड़ा जरूरी है कि रिसीव डेड है, एक बंदा हॉस्पिटल में आया है, ना उसका ब्लड प्रेशर है ना उसकी नब्ज चल रही है, ईसीजी करें तो फ्लैट लाइन आ रही है, रिसीव डेड का मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं होता। ठीक है, रिसीव डेड के एग्जामिनेशन में आपने उसको फौरी तौर पे जो कंसर्न पुलिस है उसे बुलाना है, और उसे बुलाने के बाद आपने उसको उसके हैंडओवर करना है और वो उसकी ऑटोप्सी करवाएंगे, वो उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। चले, ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब प्लीज मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो वो हम शेयर कर सकें, या आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं वन बाय वन। मैंने आपको ये वो प्रेफरेंस दी हुई है कि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आवाज मेरी सर ठीक आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा सर, इसमें मैं दो तीन सजेशंस भी जनाब को दूंगा और कुछ सवालात भी हैं जी जी प्लीज। जो मैं गुजार करूंगा। नंबर एक तो सर, हम प्रोसिक्यूटर्स हैं जिन्होंने केस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्लीड करना होता है, तो ये जो सैंपलिंग लेनी है, ये जो CNIC नंबर लिखना है, ये थोड़ा सा ना हमसे रेलेवेंट नहीं होती ये सारी चीजें। जी ठीक है। सेकेंडली इसमें जो दूसरी मैं जनाब से एक गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि आपका जो टाइम था ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस तरह का सेशन पहले कभी नहीं हुआ, तो ये पहला सेशन है जिन्होंने, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती आप लोगों के लिए मेरी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हैं। जी सर, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन इसमें मैं सर एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, जो जनाब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें ऐड कर दीजिएगा, प्लीज। क्योंकि हम तो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमने MLC को और PMR को एग्जामिन करना है ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ दी पुलिस रिपोर्ट। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है, चालान हमारे पास आ जाता है, जी तो तब हमने उसको, यार एक मिनट चुप करना है यार, तब हमने उसको जो पुलिस की रिपोर्ट है उसको चेक करना है, और जो डॉक्टर ने MLC की है या उसने PMR लिखी है उसको हमने एग्जामिन करना है, और इंजरीज को आप को रिलेट करके उसको बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ हमने प्रेजेंट करना है अपने केस को। बिल्कुल ठीक है सर। में सर काइंडली जो सजेशन थी वो ये थी कि MLC और PMR में कौन सी चीजें जिनको हमने थॉरोली एग्जामिन करना होता है, वो जरा काइंडली ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट ऐड कर दीजिएगा जो आपका अपकमिंग लेक्चर हो। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो ये आती है कि जीरो कोऑपरेशन है ड्यूरिंग ट्रायल फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल। जी जी। अब उसको मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर जनाब इजाजत दे तो मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। सर प्लीज एक मिनट, आप एक सेकंड होल्ड करते हैं, मैं कोई पेन पेंसिल पकड़ लूं या यहीं पे कोई वो वर्ड का खोल लूं, या आप मुझे लिख के फॉरवर्ड कर दीजिएगा, यहाँ वैसे शेयर कर दें प्लीज आप। चले मैं सर बता भी देता हूँ, मैं सर शेयर भी कर दूंगा प्लीज। नंबर एक। सर हाई कोर्ट की भी, सेक्रेटरी हेल्थ की भी और जनाब के ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी MLCs हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो कम से कम THQ या DHQ से कंप्यूटराइज्ड इशू हों। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऊपर जीरो, मतलब मैंने अभी तक वो शायद किसी एक आध केस में देखा हो, वरना वो सारी की सारी मैनुअल चल रही है। मैनुअल के ऊपर वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, वो फिर हमें उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, सो एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें जो चीज है, जैसे भी आपने वो डिले के बारे में बात की कि वो डिले डॉक्टर पे ना आए, ये ना हो वो ना हो। अब MLC के अंदर एक कॉलम होता है कि जो इंजर्ड था वो आपके पास कब आया और उसका एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ। जी ठीक है। और तीसरा एक लिखा होता है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कब आपके पास है। जी बिल्कुल। अब जब कोई भी पुलिस ऑफिशियल है वो जब इंजर्ड को लेके जाता है तो डेफिनेटली उसको 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक उसके पास इंजरी स्टेटमेंट होगी, दूसरी अगर इंजर्ड केसेस है तो FIR तो नहीं होती, वो तो बाद में करते हैं, और या थाने की जो रपट अगर कोई हो तो वो हो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंजर्ड। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन पे डॉक्टर आता है तो वो उससे पूछते हैं जी कि बताएं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नहीं मिले, तब उसके पास जवाब नहीं होता इस चीज का। जी बिल्कुल। और अल्टीमेट डिले है वो जाके फिर मेडिकल ऑफिसर के खाते में जाती है। जी जी जी। एक बात। दूसरा सर, इसमें भी आपके भी हैं, सेक्रेटरी हेल्थ के भी नोटिफिकेशंस हैं, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि जितने भी MLCs हैं, जितने भी PMR रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर डॉक्टर अपना बाय नेम स्टैंप लिखेगा, लगाएगा उसके ऊपर। एग्रीड सर, बिल्कुल।
और वो बेशुमार एमएलसीज हम देखते हैं ऐसी कि वो नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ उन्होंने अपने साइन किए हुए हैं, कोई पता नहीं है डॉक्टर कौन है। क्योंकि अगर रिसेंटली मर्डर केस था जिसको अभी मैंने कंडक्ट किया है, उसके अंदर पीएमआर के ऊपर डॉक्टर की स्टैंप ही नहीं है। अब जिस डॉक्टर को हमने बुलाया वो कहता है ये मैंने की नहीं हुई। जी रिजल्टेंटली हमें एमएस को समन करना पड़ा, फिर उसने वो सारा रिकॉर्ड लेके आया, दोबारा टैली किया, फिर वो जो कंसर्न डॉक्टर था फिर उसको बुलाया। अब वो आके रिलेक्टेंट था जी कि ये मैंने किया ही नहीं है। अब वो पूरे का पूरा जो, क्योंकि मेडिकल एविडेंस है ये बहुत ज्यादा एक कॉरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है हमारे लिए। जी बिल्कुल। अब वो वहां पे उसको फिर बड़ा मुश्किल हमने उसको टैकल किया, जय साहब को भी बड़े मुश्किल तरीके से हमने उसको सेटिस्फाई किया। अब दूसरी चीज सर, अब हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, आपके ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शंस हैं मेडिकल ऑफिसर्स को कि जो इंजरीज इंजर्ड पर्सन को हैं, अगर वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं तो यू आर बाउंड टू गिव द रीजनिंग। जी आपको ऐसी क्या रीजन नजर आई इस इंजरी के अंदर के दैट शुड बी यू आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट इंजरीज एज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। बिल्कुल सही। अब वो कभी भी नहीं देखी जिंदगी में कभी, बाकी जो मेरे कोलीग्स इस ट्रेनिंग के अंदर है शायद कभी किसी ने देखी हो। मैंने कम से कम कभी भी किसी पीएमआर के अंदर या किसी पीएमआर नहीं सॉरी एमएलसी के अंदर नहीं देखी कि जिसके अंदर ये रीजनिंग लिखी हो कि मैं ड्यू टू सच एंड सच रीजंस आई एम डिक्लेयरिंग दीज इंजरीज एज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके बाद सर अब जो उसमें उसका आपने भी जिक्र किया जो कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स होते हैं उसके क्लॉथ्स के ऊपर। जी अब जो हम लोगों ने जो पढ़ा है जो सीखा है वो यही है कि उन कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स के ऊपर डॉक्टर उनको इनसर्कल करेगा बिल्कुल और देन उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा। बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली कभी ये भी नहीं देखा जब भी वो लास्ट बोर्न क्लॉथ्स है उनको डीसील किया जाता है तो उसके ऊपर वो है ही कुछ नहीं, जी ना उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स हैं ना उसके ऊपर डॉक्टर के साइंस हैं। तो अब वो फिर वहां पे हमारा केस खराब हो जाता है। तो इसमें मैंने 2-3 लेटर भी जनाब को लिखे थे। एक लास्ट ईयर लिखा था 2023 में, जी उससे पहले एक 2022 में लिखा था और एक 2020 में लिखा था ठीक है। कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देयर वाज नो रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर ऑफिस। अच्छा अब फिर यहाँ पे जो एमएस होते हैं उसको कहते हैं तो वो कहता है जी वो कंसर्न डॉक्टर के रेलेवेंट है। सर कोई मतलब नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जितने पॉइंट आपने कहे हैं ये 100% वैलिड है। मैं खुद इन पे डॉक्टरों को कहता हूं कि अपना साइन एंड स्टैंप करें, अपना जो स्टैंप है वो बाय नेम बनवाएं। ये सारे पॉइंट आप प्लीज मुझे लेके भेज दें और हमारे ऑफिस में भी एक प्लीज ये लेके भेज दें। एज सून एज आपका लेटर रिसीव होगा ना ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी करवा के उसे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी नोटिफाई करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हमारी मैडम है सर्जन है डॉक्टर फरत सुल्ताना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और वो जो है ना सेक्रेटरी साहब से भी बात हो गई हुई है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से भी बात हो गई हुई है। वो कह रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आपने करवाना है तो उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल को हम देंगे तो वो उसको नोटिफाई कर देंगे। आप प्लीज ये मुझे पॉइंट्स लेके भी व्हाट्सएप कर दें और वो जो है ना आप हमारे ऑफिस को लेटर भी लिख दें। इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा सर। थैंक यू सर। वेलकम सर वेलकम। और वो सर डॉक्टरों वाली बात आपसे ये सारी इसलिए शेयर की है क्योंकि इवेंचुअली आपने डॉक्टरों को ही डील करना होता है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर को कैसे हैंडल करना है और उससे क्या पूछना है, क्या उसने लिखा है और उसने क्या किया है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स इसलिए डॉक्टरी वाले भी शेयर करने जरूरी थे। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। हमारे पास 4 मिनट 45 सेकेंड रह गए हैं। सर मेरा नंबर लिख लीजिए अगर आपके पास नंबर नहीं है तो 0321 410 2116। लेट मी रिपीट प्लीज, 0321 410 2116। डॉक्टर अहमद रजा खान। कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, आई एम अवेलेबल 24/7। और ये मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो मुझे आप लोगों से लॉ के पूछने पड़ते हैं तो वो फिर मैं भी गाहे बगाहे आपको जहमत देता रहूंगा।
ठीक हो गया सर। मेरा नंबर आप लोगों के पास आ गया है। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, वहां पे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी है, जिस तरह आपने वो गाइड किया है उसके मुताबिक इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, जिसमें वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड योर लेटर फ्रॉम योर काइंड ऑफिस। तो उसको भी इंशाल्लाह ताला विद इमीडिएट इफेक्ट जो है ना वो कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। मीटिंग एंड करते हैं प्लीज।